मुन्ना सिंह जी, आप लगातार पिछड़े वर्ग संघ के तहत काम कर रहे हैं और प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आप तमाम ज़िलों में गए, क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो महंगाई है, ये महंगाई सरकार ने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया और पिछली सरकार महंगाई पे कंट्रोल करी थी, तो इस चुनाव में क्या महंगाई एक मुद्दा हो सकता है? अगर देखा जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज हर वर्ग महंगाई से परेशान है। इसमें सबसे ज़्यादा किसान वर्ग परेशान है महंगाई से, या जो ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं लोग, वो ज़्यादा परेशान है। बात अगर किसान की जाए तो चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे खेत की सिंचाई हो, चाहे खेत की जुताई हो, हर चीज़ पर महंगाई की मार पड़ी है। डीजल महंगा होने की वजह से जो जुताई का रेट 250-300 रुपये घंटे हुआ करता था, वो आज 600-700 रुपये घंटे किसान को देना पड़ रहा है। सिंचाई जो 50-60 रुपये घंटे में होती थी, वो आज 250 से 300 रुपये घंटा देना पड़ रहा है। यूरिया जो 450-500 रुपये की बोरी मिलती थी, आज वो 900 रुपये की बोरी हो गई है। डीएपी का दाम 2 से 2.5 गुना बढ़ गया है। एक तरफ पैसा बढ़ता है, दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी 50 किलो से घटाकर 45 किलो कर दी गई है। जो बोरी 50 किलो की आती थी, आज वो 45 किलो की हो गई है। इस तरह से किसान को दोनों तरफ से मारा गया। एक तरफ उसका वजन कम किया गया और दूसरी तरफ उसका रेट बढ़ा दिया। रसोई गैस जो 450-500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज वो 950 रुपये, 1000 रुपये का हो गया है। किस तरह, और जो किसान की फसल होती थी, वो आवारा जो जानवर घूम रहे हैं, वो उसको साफ कर दे रहे हैं। यानी जो किसान बीज खेत में डालता है, वो भी लौटकर घर वापस नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस सरकार में किसान परेशान है। दूसरी तरफ गांव में अगर देखें तो हर गांव में हर घर से कोई न कोई नौजवान बाहर नौकरी करता था, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इस कोरोना काल में जो लोग बाहर सर्विस, हजारों की संख्या में एक गांव से लोग सर्विस करते थे, वो लौटकर घर आ गए हैं। जिस घर में आमदनी तो सीमित थी और वो भी कोरोना काल में कम हो गई। जिस घर में 5 आदमी रहा करते थे, उस घर में अब 5-7 लोग जो बाहर रहते थे, वो लौटकर आ गए। यानी परिवार में 5 की जगह 10 से 12 लोग हो गए। लेकिन आमदनी जो बाहर से पैसा आता था, वो बंद हो गया, और जो घर में खेती से आता था, वो आवारा जानवर खा गए। तो इस तरह से आज गांव के अंदर देखा जाए, इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, गरीबी है, और लोगों में इसी कारण, यानी जहाँ 5 थे, 5 के 10 हो गए। तो रहने की समस्या, घर तो वही है, आए दिन आपस में लड़ाई झगड़े भी होने शुरू हो गए हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। तो इस तरह से महंगाई देखा जाए तो बड़े पैमाने पर तरह से शहर से लेकर गांव तक, हमारा मतलब ये है कि महंगाई की मार पड़ी है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा, किसान के ऊपर ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी। इसलिए ये मुद्दा, महंगाई का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, और ये चुनाव में बड़े पैमाने पर आएगा, और लोगों की निगाहें रहेंगी कि जो आने वाली सरकार है वो महंगाई पर क्या करेगी, बेरोजगारी पर क्या करेगी, स्वास्थ्य के ऊपर क्या करेगी, चिकित्सा के ऊपर क्या करेगी, और शिक्षा के ऊपर क्या करेगी। ये भी एक अहम मुद्दे हैं। आज स्कूल सब बंद हो गए हैं, शिक्षा का स्तर 0 तक जा रहा है, चिकित्सा की वो स्थिति है कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है।
तो इस तरह से आज हर वर्ग परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, रोजगार खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो ये महंगाई की वजह से ही ये बड़े पैमाने पर आज लोगों में आक्रोश है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में लोगों की निगाहें रहेगी कि इन समस्याओं से किसकी सरकार आएगी जो हमें निजात दिलाएगी। और वर्तमान सरकार से तो हर तरह से लोग पीड़ित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और इनके ऊपर सरकार द्वारा जनता के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई गई है, कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए गए हैं जिनसे इस सब चीज़ों से उनको राहत मिले। भोला सिंह जी, महंगाई और बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बेरोजगारी होगी तो महंगाई भी दिखेगी। आज इस वक्त मौजूदा सरकार में बेरोजगारी भी चरम सीमा पे और महंगाई भी चरम सीमा पे। इन दोनों में समन्वय जो बना हुआ था पिछली गवर्नमेंटों में वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी कैसे लोगों को जो है बताएगी कि कैसे समन्वय को स्थापित करेगी दोनों के बीच में? क्या लगता है आपको कि महंगाई को मुद्दा बना के और बेरोजगारी को मुद्दा बना के ही समाजवादी पार्टी मेन मुद्दा बनाएगी? समाजवादी पार्टी जो मुद्दे पूरे 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाती आ रही है वही मुद्दे हैं, कोई नए मुद्दे नहीं। उसने इन 5 सालों में बेरोजगारों की समस्या, महंगाई की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इनको प्रमुखता से लड़ा और पूरे प्रदेश की जनता ये जानती है कि भावी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का विरोध उनकी नीतियों के हिसाब से किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से उनके रोजगार छीन लिए, नौकरियां छीन ली, पेंशन छीन लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था की ऑक्सीजन न होने की वजह से तमाम लोग कोरोना में मारे गए। और कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगाया गया तो तमाम मजदूर थे, रोजगार करने वाले लोग थे जो पैदल चले। इस सरकार ने उनके घर तक पहुंचाने के लिए ना तो समुचित व्यवस्था की, ना उन्हें पूर्व में ये बताया। बस इतना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि कल रात से, उनका एक मुहावरा जो है, आज रात से सब चीज सब सेवाएं बंद। जैसे नोटबंदी में किया था वैसे लॉकडाउन में किया कि पूरे हिंदुस्तान में आज रात से लॉकडाउन 8 बजे से 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाता है। उस लॉकडाउन लगा देने से पूरे देश प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर गई और जो रोजगार था, जो नौकरियां थी, वो छिन गई, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि जब तक रोजगार नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर रोजगार मिलता है उसके अनुपात में महंगाई बढ़ती है तो कोई उसकी समस्या नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, रोजगार घट रहा है, तो ये जनता के लिए सबसे कठिन समस्या होगी। मैं छोटे से जिले लखनऊ राजधानी से सटे हुए बाराबंकी का हूं और मैं वहां की समस्या बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है वहां का सुमैया मिल, जिसमें तमाम लोग नौकरी करते थे, बंद कर दिया। बुड़वल चीनी मिल बंद कर दिया, ये बेरोजगारी का ही रास्ता है। कॉटन मिल बंद कर दिया, पॉलिस्टर मिल बंद कर दिया। बाराबंकी के छोटे से जिले की बात मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस जिले में कितना कहर ढाया कि सब बंद कर दिया, तमाम लोग बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार से जब बाराबंकी जैसे जिले में ये व्यवस्था है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने 74-75 जिले हैं सबकी भी यही व्यवस्था होगी। रह गई बात आप देखें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में उन्होंने एक नई शिक्षा नीति बना दी है कि इंटर के अलावा और कोई वही नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट इंटर की ही परीक्षा होगी और उससे पास होकर के लोग आएंगे।
जबकि इससे पहले शिक्षा की व्यवस्था थी, कक्षा 5 में बोर्ड होता था, कक्षा 8 में बोर्ड होता था, हाई स्कूल और इंटर में बोर्ड होता था, जिससे मेधावी छात्र जो थे वो और मेधावी होते थे, जो कमजोर छात्र थे वो जो अपनी कमियां थी वो उनको जो है उनको दुरुस्त किया जाता था। लेकिन इस शिक्षा नीति में केवल बड़े बड़े स्कूल वाले पूंजीपतियों के स्कूल को बढ़ावा दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं पूरे 5 साल में इस प्रदेश की देश की जनता को बर्बाद कर दिया। और जिस तरीके से जो जानवर के शरीर से खून पीती है भारतीय जनता पार्टी, उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के लोगों के, प्रदेश के लोगों के शरीर से खून पी लिया। कोई भी ऐसा आदमी चाहे गरीब से गरीब भिखारी भी है तो वो अगर साबुन खरीदता वो टैक्स देता है। कोई भी आदमी आते चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, हर आदमी से ये टैक्स वसूलते हैं। चोंक की तरह ये हर आदमी के शरीर पर चिपके हुए हैं। और इससे निजात अगर पाना है तो भाविए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके हाथों को मजबूत करना होगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे जो गवर्नमेंट आई है उसने अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं, केवल समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और समाजवादी पार्टी के ही जमाने में तमाम चैम्बर बने, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं आई और चिकित्सा के लिए व्यवस्था हुई। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा अपने भावी मुख्यमंत्री से कि जब भी अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आगामी 2-3 माह 10 मार्च के बाद बनेगी तो कम से कम अधिवक्ताओं के लिए एक राज्य कर्मचारी की तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें कि कोई अगर उनके परिवार का अधिवक्ता के परिवार का कोई बीमार होता है, अधिवक्ता बीमार होता है तो कम से कम 10 लाख रुपए तक उसका फ्री इलाज होना चाहिए। धन्यवाद।